9 मई 2017 को पुणे के सेशन कोर्ट के जज श्री येंकर की अदालत में कुछ ज्यादा ही भीड़भाड़ थी। इसकी वजह यह थी कि वह 8 साल पुराने एक बहुत ज्यादा चर्चित नैना पुजारी के अपहरण, गैंगरेप, लूट और मर्डर के मुकदमे का फैसला सुनाने वाले थे। चूंकि यह बहुत ही चर्चित मामला था, इसलिए मीडिया वालों के अलावा अन्य लोगों को इस मामले में काफी रुचि थी। अभियुक्तों को एक दिन पहले यानी 8 मई को सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकीलों की लंबी बहस के बाद दोषी करार दे दिया गया था, इसलिए निश्चित हो चुका था कि उन्हें इस मामले में सजा होनी ही होनी है। अब लोग यह जानना चाहते थे कि इंसान के रूप में हैवान कहे जाने वाले उन दरिंदों को क्या सजा मिलती है। ठीक समय पर जज श्री येंकर अदालत में आकर बैठे तो अदालत में सजा को लेकर चल रही खुसुर-फुसुर बंद हो गई थी। जज के बैठते ही पेशकार ने फैसले की फाइल उनके आगे खिसका दी थी। जज साहब ने एक नजर फाइल पर डाली। उसके बाद अदालत में उपस्थित वकीलों, आम लोगों और अभियुक्तों को गौर से देखा। इसके बाद उन्होंने फाइल का पेज पलटा। जज साहब ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया, यह जानने से पहले आइए हम पहले इस पूरे मामले को जान लें कि नैना पुजारी के साथ कैसे और क्या हुआ था। 7 अक्टूबर 2009 की शाम पुणे के खराड़ी स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सिंकोन में काम करने वाली नैना पुजारी ड्यूटी खत्म करके शाम 8 बजे घर जाने के लिए बाहर निकली तो अंधेरा हो चुका था। वैसे तो वह शाम 7 बजे तक निकल जाती थी, लेकिन उस दिन काम की वजह से उन्हें थोड़ी देर हो गई थी। शायद इसीलिए कंपनी से निकलते समय उन्होंने पति अभिजीत को फोन करके बता दिया था कि वह कंपनी से निकल चुकी हैं। महिला कर्मचारियों को कंपनी से निकलने में देर हो जाती थी तो घर पहुंचाने की व्यवस्था कंपनी करती थी। इसके लिए कंपनी ने कैब और बसें लगा रखी थीं, लेकिन उस दिन कोई कैब नहीं थी, इसलिए नैना घर जाने के लिए बस का इंतजार करने लगी। बस आती उसके पहले ही उनके सामने एक कार आ खड़ी हुई। वह कार योगेश राउत की थी। वह कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता था। नैना उसे पहचानती थी, इसलिए जब योगेश ने बैठने के लिए कहा तो नैना उसमें बैठ गईं। वह कार में बैठीं तो योगेश के अलावा उसमें 2 लोग और बैठे थे। उनके नाम थे महेश ठाकुर और विश्वास कदम। ये दोनों भी कंपनी के ही कर्मचारी थे। महेश ठाकुर जरूरत पड़ने पर यानी बदली पर कंपनी की गाड़ी चलाता था तो विश्वास कदम सुरक्षा गार्ड था। ये दोनों भी कंपनी के ही कर्मचारी थे, इसलिए नैना ने कोई ऐतराज नहीं किया। लेकिन जब कार चली तो योगेश उन्हें उनके घर की ओर ले जाने के बजाय राजगुरुनगर, बाघोली की ओर ले जाने लगा। उन्होंने उसे टोका तो योगेश ने उनकी बात पर पहले तो ध्यान ही नहीं दिया। जब तक ध्यान दिया तब तक कार काफी आगे निकल चुकी थी। नैना ने जब उससे पूछा कि वह कार इधर क्यों लाया है, तो उसने कहा कि इधर से वह अपने एक साथी को लेकर उसे उसके घर पहुंचा देगा। उसने वहीं से फोन करके अपने साथी राजेश चौधरी को बुलाया और उसे बैठा कर कार खीड़ की ओर मोड़ दी तो नैना को शंका हुई। नैना ने योगेश को डांटते हुए वापस चलने को कहा तो योगेश के साथियों ने उन्हें दबोच कर चाकू की नोक पर चुप बैठी रहने को कहा। नैना ने उनके इरादों को भांप लिया। वह छोड़ देने के लिए रोने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन भला वे उसे क्यों छोड़ते? वे तो न जाने कब से दाव लगाए बैठे थे। उस दिन उन्हें मौका मिल गया था। चाकू की नोक पर सभी ने चलती कार में ही बारी बारी से उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद एक सुनसान जगह पर कार रोक कर नैना का एटीएम कार्ड छीन कर उससे 61,000 रुपए निकाले। पिन उन्होंने चाकू की नोक पर उनसे पूछ ली थी। नैना इन पापियों के सामने खूब रोई गिड़गिड़ाई, पर उन्हें उस पर जरा भी दया नहीं आई। उन लोगों ने उनके साथ जो किया था किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उनके जिंदा रहने पर सभी पकड़े जाते। पकड़े जाने के डर से उन्होंने स्कार्फ से गला घोंट कर उनकी हत्या तो की ही, लाश की पहचान न हो सके इसके लिए पत्थर से उनके सिर को बुरी तरह कुचल दिया। इसके बाद जंगल में लाश फेंक कर सभी भाग खड़े हुए। दूसरी ओर समय पर नैना घर नहीं पहुंची तो उनके पति अभिजीत को चिंता हुई। इसकी वजह यह थी कि कंपनी से निकलते समय उन्होंने फोन करके बता दिया था कि वह कंपनी से निकल चुकी हैं। पति ने नैना के मोबाइल पर फोन किया। फोन बंद था, इसलिए उनकी बात नैना से नहीं हो सकी। फोन बंद होने से अभिजीत परेशान हो गए। इसके बाद उन्होंने ऑफिस फोन किया। वहां से तो वह निकल चुकी थी, इसलिए वहां से कहा गया कि नैना तो यहां से कब की जा चुकी हैं। इसके बाद अभिजीत ने वहां फोन करके नैना के बारे में पता किया, जहां जहां उनके जाने की संभावना हो सकती थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, उनकी चिंता और परेशानी बढ़ती जा रही थी। सब जगह उन्होंने फोन कर लिए थे, कहीं से भी नैना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अभिजीत की समझ में नहीं आ रहा था कि नैना ने सीधे घर आने को कहा था तो बिना बताए रास्ते से कहां चली गईं। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। अब तक उनके कई रिश्तेदार भी आ गए थे। रात 9:30 बजे कुछ रिश्तेदारों के साथ थाना यरवदा जाकर थाना प्रभारी से मिलकर उन्होंने पत्नी नैना के घर न आने की बात बताकर उनकी गुमशुदगी दर्ज करा दी।
थाना यरवदा पुलिस ने उसी समय नैना का हुलिया बताकर पुणे के सभी थानों को उनकी गुमशुदगी की सूचना दे दी। 9 अक्टूबर 2009 को किसी व्यक्ति ने पुणे के थाना खेड़ पुलिस को सूचना दी कि राजगुरुनगर के वन विभाग परिसर में जारेवाड़ी फाटे के पास गंदे नाले में एक महिला की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही थाना खेड़ पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। लाश देखकर पुलिस को यह अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि यरवदा पुलिस ने जिस युवती की गुमशुदगी की सूचना दी है, यह लाश उसी की हो सकती है। थाना खेड़ पुलिस ने इस बात की जानकारी थाना यरवदा पुलिस को दी तो थाना यरवदा पुलिस अभिजीत को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गई। अभिजीत के साथ उसके कुछ रिश्तेदार भी थे। लाश का चेहरा भले ही बुरी तरह कुचला था, लेकिन लाश देखते ही अभिजीत ही नहीं, उनके साथ आए रिश्तेदार भी फूट फूट कर रोने लगे। इसका मतलब वह लाश नैना की ही थी। लाश की शिनाख्त हो गई तो पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन वहां से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे पुलिस नैना के हथियारों तक पहुंच पाती। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की औपचारिक कार्रवाई पूरी कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। नौकरी करने वाली हर लड़की बैग और मोबाइल रखती है। बैग में छोटी मोटी जरूरत की चीजों के अलावा डेबिट क्रेडिट कार्ड भी होते हैं। पूछताछ में पता चला कि इस सब के अलावा नैना सोने की चूड़ियां, बाली और मंगलसूत्र पहने थी। उसका मोबाइल और बैग तो गायब ही था, वह जो गहने पहने थी वे सब भी गायब थे। इससे पुलिस को यही लगा कि किसी ने लूट के लिए उसकी हत्या कर दी है। लेकिन जब नैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मामला ही उलट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नैना के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि नैना की हत्या लूट के लिए नहीं, बल्कि दुष्कर्म के बाद की गई थी, जिससे दुष्कर्मियों का अपराध उजागर न हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नैना पुजारी के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और लूट का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी। यह ऐसी घटना थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। दूसरी ओर उन महिलाओं के मन में भी डर समा गया था जो नौकरी करती हैं, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता था। पुलिस ने नैना के हथियारों तक पहुंचने के लिए जांच उनकी कंपनी से शुरू की। पूछताछ में पता चला कि उस दिन नैना बस से घर नहीं गई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि नैना के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले गए थे। पुलिस ने वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो उसमें जो फोटो मिले उसके आधार पर पुलिस योगेश से पूछताछ करने उसके घर पहुंची तो वह घर से गायब मिला। आखिर पुलिस ने 16 अक्टूबर 2009 को उसे गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने साथियों के नाम भी बता दिए। इसके बाद पुलिस ने महेश ठाकुर, राजेश चौधरी और विश्वास कदम को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में चारों ने नैना का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म और लूट के बाद उसकी हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने नैना का सारा सामान चारों से बरामद कर लिया। इस मामले के खुलासे के बाद कंपनी में ही काम करने वालों द्वारा इस तरह का अपराध करने से लड़कियों और महिलाओं के मन में डर समा गया कि जब साथ काम करने वाले ही इस तरह का काम कर सकते हैं तो वे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। नौकरी करने वाली हर महिला को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गए। एक ओर धरना प्रदर्शन हो रहे थे तो दूसरी ओर पुलिस अपना काम कर रही थी। पूछताछ करके सारे सबूत जुटाकर पुलिस ने चारों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने जांच पूरी करके 12 जनवरी 2010 को चारों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद न्यायाधीश श्री पोडलिकार ने चारों का नार्को टेस्ट कराया और इस केस को लड़ने के लिए हर्षद निम्बालकर को सरकारी वकील नियुक्त किया। पुलिस को अपना पक्ष मजबूत करने के लिए एक चश्मदीद गवाह की जरूरत थी। पुलिस ने राजेश चौधरी से बात की तो वह वादामाफ गवाह बनने को तैयार हो गया। इस तरह 4 लोगों में राजेश चौधरी वादामाफ गवाह बन गया तो 3 अभियुक्त ही बचे। इस केस की सुनवाई चल रही थी, तभी एक घटना घट गई। इस मामले का मुख्य अभियुक्त योगेश राउत 30 अप्रैल 2011 को फरार हो गया। हुआ यह कि उसने जेल प्रशासन से शिकायत की कि उसके शरीर में खुजली हो रही है। उसे जेल के अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन वहां उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उसे पुणे के ससून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती करा दिया। उसी बीच टॉयलेट जाने के बहाने वह पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भाग निकला। पैसे उसके पास थे ही, इसलिए जब वह अस्पताल से बाहर आया तो उसे भाग कर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दरअसल उसने यह काम योजना बनाकर किया था। इसलिए जब वह अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ तो उसका भाई उससे मिलने आया। उसी दौरान उसने योगेश को खर्च के लिए 4000 रुपए दे दिए थे। इसलिए अस्पताल से निकलते ही योगेश ने ऑटो पकड़ा और दौड़कर रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से ट्रेन पकड़कर वह गुजरात के सूरत शहर चला गया। उसे यह शहर छिपने के लिए ठीक नहीं लगा तो वह वहां से दिल्ली चला गया। दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसके पैसे किराए और खाने पीने में खर्च हो गए थे।
पैसों के लिए उसने दिल्ली में काम की तलाश की, लेकिन बिना जान पहचान के उसे वहां कोई ढंग का काम नहीं मिला। नौबत भूखों मरने की आई तो वह अमृतसर चला गया। क्योंकि उसे पता था कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लंगर चलता है, इसलिए उसे वहां खाने की चिंता नहीं रहेगी। अमृतसर में उसे खाने की चिंता नहीं थी, लंगर में खाने की व्यवस्था हो ही जाती थी। खाना खाकर वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। इसी घूमने फिरने में उसकी दोस्ती उत्तर प्रदेश से वहां काम करने आए लोगों से हो गई। उनकी जान पहचान का फायदा योगेश को यह मिला कि उसे एक होटल में नौकरी मिल गई। इस तरह खाने पीने और रहने की व्यवस्था तो हो ही गई थी, 4 पैसे भी हाथ में आने लगे थे। लेकिन जल्दी की उसका मन वहां से उचट गया। दरअसल उसे अपने घर वालों की याद सताने लगी थी। सबसे ज्यादा उसे पत्नी की याद आ रही थी। जब उसका मन नहीं माना तो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर पता चला कि पत्नी तो मायके में है। वह घर में रुकने के बजाय ससुराल चला गया। वह वहां 3 दिनों तक रहा, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दी कि इस बीच वह कहाँ था। 3 दिन ससुराल में रहकर वह फिर अमृतसर चला गया। कुछ दिनों अमृतसर में रहकर एक बार फिर वह ससुराल गया। इस बार वह पत्नी को लेकर शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने भी गया। पत्नी को ससुराल में छोड़कर अमृतसर आ गया। इस बार उसने होटल की नौकरी छोड़ दी और लॉन्ड्री में नौकरी करने लगा। उसने यहाँ अपना नाम अशोक कुमार भल्ला रख लिया था। इसी नाम से उसने अपना राशन कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था। इस तरह योगेश ने अपनी पूरी पहचान बदल ली थी। ड्राइविंग लाइसेंस बन जाने के बाद वह किसी कंपनी की गाड़ी चलाने लगा था। खुद को बचाने के लिए योगेश ने काफी प्रयास किया, लेकिन पुणे पुलिस भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। किसी तरह पुलिस को उसके पुणे आकर शिरडी जाने का पता चल गया। इसके बाद पुलिस ने घर वालों पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसका नतीजा यह निकला कि 2 सालों बाद एक बार फिर योगेश शिरडी से पुणे पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। योगेश के पकड़े जाने का फायदा यह हुआ कि नैना पुजारी हत्याकांड की सुनवाई विधिवत शुरू हो गई। क्योंकि उसके फरार होने से इस मामले की सुनवाई एक तरह से रुक सी गई थी। शायद इसीलिए इस मुकदमे का फैसला आने में 8 साल का लंबा समय लग गया। योगेश की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर विधिवत सुनवाई शुरू हुई। कोई अभियुक्त फिर से फरार न हो जाए, इसके लिए सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कराई जाने लगी। सुनवाई पूरी होने पर बहस में सरकारी वकील हर्षद निम्बालकर ने तर्क दिए कि नैना तो इस विश्वास के साथ जाकर कार में बैठी थी कि कंपनी में काम करने वाले साथ हैं, तो किसी बात का डर नहीं है। लेकिन उसे जिन पर विश्वास था, उन्हीं लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया। एक औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर इन लोगों ने उसके साथ मनमानी तो की ही, बेरहमी से उसकी हत्या भी कर दी। इस घटना से घर से बाहर जाकर काम करने वाली महिलाओं में असुरक्षा की भावना भर गई है। महिलाओं का साथ काम करने वालों पर से विश्वास उठ गया है। महिलाओं में व्याप्त भय दूर करने के लिए जरूरी है कि इन अपराधियों को मौत की सजा दी जाए, जिससे आगे कोई इस तरह का अपराध करने की हिम्मत न कर सके। सरकारी वकील हर्षद निम्बालकर ने अपनी बात कहते हुए इस मामले को दुर्लभतम करार देते हुए नैना के साथ की गई बर्बरता का हवाला देते हुए दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की। उनका कहना था कि पीड़िता के साथ जिस तरह सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या की गई, उसे देखते हुए यह एक दुर्लभतम मामला है। इसलिए दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष के वकील अलूर ने अपनी दलीलें दी, लेकिन अपराध संगीन था, इसलिए माननीय जज श्री येंकर ने अभियुक्तों पर जरा भी दया नहीं दिखाई और अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, लूट और हत्या के अपराध में 3 अभियुक्तों योगेश राउत, महेश ठाकुर और विश्वास कदम को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा अलग अलग मामलों में अलग अलग सजाएं और जुर्माना भी लगाया गया है। चूंकि राजेश चौधरी वादामाफ गवाह बन चुका था, इसलिए उसे दोष मुक्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या किसी के वादामाफ गवाह बन जाने से उसका अपराध खत्म हो जाता है? आखिर अपराध में तो वह भी शामिल था। यहाँ यह देखा जाना जरूरी है कि वादामाफ गवाह का अपराध कैसा था, वह अपराध में किस हद तक शामिल था। अदालत के इस फैसले से मृतका नैना पुजारी के पति अभिजीत पुजारी संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि फिर इस तरह के अपराध करने की कोई हिम्मत न कर सके। इसके लिए अपराधियों को इसी तरह की सख्त से सख्त सजा की जरूरत थी। पत्नी की हत्या के बाद अभिजीत ने एक संस्था शुरू की है जो पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करती है। आपको इस घटना से रूबरू कराने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। क्राइम की दुनिया से जुड़ी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।